सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप प्रस्तुति अकेडमी में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो नया 2025 संस्करण का पॉन सीरीज है, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ और इसमें सभी बहुविकल्पीय मैंने करा दिए थे और एक क्लास पिछले क्लास में मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट किया था और यहाँ पे प्रश्न संख्या 23 तक में है। पिछले पार्ट में जो है पहला पार्ट जो है आपका, उसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 23 तक हम कर चुके हैं। इसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें हम प्रश्न संख्या 24 से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा अधिक से अधिक, जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास को और इसी तरीके से सभी विषय जो है आपके फोर्थ सेमेस्टर के आपको पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं जब भी आपके पास समय हो। ठीक है, लाइव पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी समय हो। इतना प्रिसाइज वे में हम आपको पढ़ाते हैं कि आप जब चाहें तब पढ़ेंगे और जब चाहे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लाइव के चक्कर में ज्यादा मत फंसा करिए, आपका टाइम बर्बाद ही होता है। आप जो है ऑफलाइन अपने अकॉर्डिंग समय निकाल करके पढ़ा करिए, अपनी प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 24, माध्यिका किसे कहते हैं। तो यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब मध्य में आने वाले पद का मान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, माध्यिका या मध्यांक पूछेगा, दिए गए आंकड़ों को क्रम से लगाने पे बिल्कुल मध्य में आने वाला पद होता है, अंक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्यांक या माध्यिका कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, किसी आंकड़े में, जैसे यहाँ पे देखिए एक आंकड़ा ये दिया गया है पहला, एक आंकड़ा ये दिया गया है। अब किसी भी आंकड़े में हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं और कौन संख्या कितनी बार आ रही है और कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 13 जो है यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। 13 जो है दो जगह आपको दिख रहा है। इसके बाद देखते हैं 14, 14 जो है आपको एक ही जगह देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं 10, 10 कहीं और आ रहा है, हाँ आ रहा है, 10 भी दो जगह आ रहा है। अब इसके बाद देखिए 12, ये 12 जो है आपको 4 जगह देखने को मिल रहा है और सबसे अधिक बार यही आपका 12 जो है वो आ रहा है 4 बार। तो ये 12 जो हो जाएगा आपका, ये बहुलक हो जाएगा। बाकी संख्याएं आप देखेंगे 11 एक बार आपको दिख रहा है और फिर 20, 18 ये सब एक एक बार हैं, 14 भी एक बार, मतलब कि सबसे अधिक बार जो आया है वो क्या आया है, 12 4 बार आया। और कई संख्याएं 2 बार आई हैं, 1 बार आई हैं, 3 बार भी अगर कोई आई होती, लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे अधिक बार। तो सबसे अधिक बार 4 बार 12 आया, तो यहाँ पे हमारा 12 बहुलक हो गया। अब दूसरे आंकड़े में देखिए तो 19, 25, 36, 38, 20, 18, 38, 3, 38 और 22 और 38, ये 38 मुझे यहाँ बार बार दिखा, 3 बार, और ये एक बार 4 बार। और बाकी देखिए 19 इसके अलावा कहीं नहीं है, 25 कहीं नहीं दिख रहा है, 36 कहीं नहीं दिख रहा है। तो सबसे अधिक बार जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 38। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा 12 और 38 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है इसको बहुलक को छांटना। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 26 है, 12, 12, 13, 12, 10 में बहुलक बताइए। तो साफ दिख रहा है कि 12 जो है वह 3 बार आया है और 13 और 10 जो है एक एक बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 12। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरीके से ये भी आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 27 है, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। अब लंबवृत्तीय बेलन आपको पता है किस तरीके का, ये जो सिलेंडर होता है आपके घरों में, इसी तरीके की आकृति होती है लंबवृत्तीय बेलन। अब इस लंबवृत्तीय बेलन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये होता है 2 पाई r इंटू h। ठीक, ये आधार की त्रिज्या r और हाइट h।
2 पाई आर लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहीं पे अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछता तो ये जो ऊपर वृत्त है इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे जो है इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहीं पे 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर ये संपूर्ण का होता, और ये आपका वक्र पृष्ठ का है। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्या 28 लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। लंब वृत्तीय शंकु का जो जोकर की टोपी वाली आकृति होती है कोण, इसका आपको आयतन बताना है। तो इसका आयतन होता है जितना आपके बेलन का आयतन हो उसका 1/3, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, देखिए 1/3 हम अगर ढक लें तो क्या है पाई आर स्क्वायर एच, जो बेलन का होता है सिलेंडर का होता है। लेकिन इसी का अगर 1/3 कर दिया जाए, 3 से भाग कर दिया जाए, तो हमको क्या मिल जाएगा, शंकु का आयतन मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 29 युगपत समीकरण किन्हें कहते हैं। अब युगपत समीकरण क्या होता है, तो दो अज्ञात चर वाले समीकरण, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा जो समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को युगपत समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें दो अननोन हो, दो चर हो, उसको हम कहते हैं युगपत समीकरण। इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, वृत्त के व्यास का सूत्र क्या है। वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास होता है हमारा 2 गुणे त्रिज्या, या इसी को बोलते हैं d = 2 × r या 2r। ये हो जाता है आपका व्यास का सूत्र। के बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस कितना होता है, तो परिधि जो होता है मतलब कि एक बिंदु से चलें और उसी बिंदु पे पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो वो होता है 2 पाई आर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, वृत्त की जीवा क्या होती है। तो वृत्त की जीवा वृत्त के परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो जीवा होता है। तो देखिए जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर स्थित हों। ठीक, तो ये भी बात सही है कि एक वृत्त है आपका और जीवा क्या है, जिसके दोनों सिरे जो हैं वह वृत्त पे स्थित हों। या दूसरे भाषा में आप लिख सकते हैं कि वृत्त पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं जीवा, कॉर्ड। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, वृत्त का व्यास क्या है। वृत्त का व्यास, तो व्यास वह जीवा है जिसमें वृत्त का केंद्र स्थित होता है, मतलब कि वह जीवा जो केंद्र से होकर के जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्यास। ठीक है, जो ये आर होता है, ये आर होता है, जिसका मान होता है 2 गुणे त्रिज्या। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, वर्ग क्या है। तो वर्ग एक आयत है जिसकी 2 क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग एक आयत है जिसकी 2 क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, तो अपने मन से भी आप परिभाषित कर सकते हैं परीक्षा में। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 35 है, किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे। अब अगर एक युग्म समांतर है केवल, ठीक, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन दोनों युग्म अगर समांतर हैं, मतलब कि ये 2 भुजाएं इस तरीके से समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं भी समांतर हैं, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कह देते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है ये बताना है। तो आयत रेक्टेंगल आपको पता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 अंश का होता है, ये हमारा होता है आयत। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 अंश या समकोण होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, चक्रीय बिंदु को समझाइए। तो जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं
उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी सी, ये सब क्या है, ए बी सी, ये चक्रीय बिंदु। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या, 39 से संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शून्य जो है वह 3 बार आ रहा है और बाकी जो संख्याएं हैं वह एक ही बार आ रही हैं। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, शून्य। बहुलक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको संख्या के मान से नहीं मतलब होता है। बहुलक जब हम निकाल रहे हैं तो हम केवल इतना देखते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है, और जो सबसे अधिक बार आती है वो हमारा बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 0 जो होगा यही बहुलक हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं तो संख्या 40 है, अंडर रूट 125 गुणे 343 का मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को यहाँ पे देखिए क्यूब रूट होना चाहिए, ये छूट रहा होगा मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, और यहाँ पे एक मिस्टेक है, राजन में शायद सही दिया गया है। ये देखिए क्यूब रूट है, तो यहाँ पे 125 को आप लिखेंगे 5 का 3 बार गुणा। ये प्रश्न सही कर लीजिएगा, आपके यहाँ पॉइंट सीरीज में सही नहीं दिया गया है। और ये क्या होता है, ये होता है 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। तो 125 को हमने लिख दिया 5 का 3 बार गुणे और इसको लिख दिया 7 का 3 बार गुणे। अब देखिए क्यूब रूट है तो 3 का पेयर से 1 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 3 का पेयर बन रहा है तो 1 7 बाहर आ जाएगा, और 5 सत्ते 35, ये आपका मान आ जाएगा इसका कितना, 35। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 41 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी हमने पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ में हम लोग क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। और वक्र पृष्ठ का जो होता है वो होता है 2 पाई r इंटू एच, ये आपको वक्र पृष्ठ देता है। तब यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करना है, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू है आपकी 5 और h की वैल्यू है 14। तो 7 दूनी 14 और फिर यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा 22 में होगा तो ये हो जाएगा 44 और 5 का गुणा 2 में तो 10, 440 ये आ जाएगा। और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ बेलन। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 42 है, 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो 9a स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और a स्क्वायर है ही तो इसे 3a का होल स्क्वायर या बटे में देखिए 49 है तो इसको पूरे को लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/7a का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये एक चीज है, ये समझिए कि आपका किस फॉर्म में आ गया, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर कहीं लिखा हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर की जगह क्या है, 3a/7 का स्क्वायर, यानी कि समझिए कि a की जगह है 3a/7, तो अब हम लिखेंगे 3a/7 प्लस b की जगह है 2b प्लस 2b, ये एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3a/7 माइनस 2b, यही गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूले पे ये आ गया, फॉर्मूले पे हमने रख दिया, फॉर्मूले से हमारा गुणनखंड हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 43 है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में भी आपकी चारों भुजाएं जो होती हैं वह बराबर होती हैं, बस क्या होता है कि सभी कोण 90 अंश नहीं होता। जैसे वर्ग बना हो, वर्ग को टिल्ट कर दीजिए, जो कोण है उनको 90 अंश नहीं रहने दीजिए, बाकी जो है ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाता है रोम्बस, समचतुर्भुज जिसे बोलते हैं। और इसका देखिए एक विकर्ण अगर ये D1 हो
जिसकी लंबाई d1 हो और ये विकर्ण जो दूसरा हो इसका d2, दोनों की लंबाइयां अलग अलग होती हैं, ठीक है, और वर्ग में समान होती हैं। अब आयत में भी समान होती हैं, यहाँ जो है डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और बराबर पे काटते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या देखना है, क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है इन दोनों विकर्णों का जो लंबाइयां हैं उसको गुणा कर दीजिए और बटे 2, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ये आपका होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। व्यास आपको दिया है यानी कि 2r आपको 14 दिया है। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, या इसी को लिख दीजिए 2r इंटू पाई। तो 2r की वैल्यू है 14 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 से काट दीजिए तो 7 दूनी 14, 2 का गुणा 22 में होगा तो 44 सेंटीमीटर। ये व्यास सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये भी आपको सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल लो। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, एक 17 सेमी लंबे 7 सेमी चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न ध्यान से आप देखिएगा, ये प्रश्न आपके दोनों ही सीरीज में जो है गलत सॉल्व किया है, ठीक। और इसी तरह का प्रश्न जो है आपके परीक्षा 2023 या 22 में पूछा गया था, जी 2023 में पूछा गया था, वो भी मैंने सॉल्व कराया था और वो सॉल्यूशन मैंने दिया था यूट्यूब पे। तो उसी सॉल्यूशन को देख करके लोगों ने सॉल्यूशंस दिए थे और यहाँ पे सीरीज में भी वो सॉल्यूशन सही है। लेकिन इनके पहले का सॉल्यूशन, पहले से देखिए मैं पढ़ाते आ रहा हूँ पिछले 5 वर्षों से, तो मुझे पता है कि कब कहाँ क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहले ये सॉल्यूशन गलत दिए थे किताबों में और अभी भी पुराने वाले जो सॉल्यूशन है वो गलत ही है। लेकिन जो नया सॉल्यूशन मैंने कराया था, वो जो पढ़ाया था मैंने वो सही पढ़ाया था और एग्जाम में जब आया तब फिर लोगों ने, फिर मैंने सॉल्यूशन दिया, फिर लोगों ने वह कॉपी किया और किताबों में भी सही आया, सीरीज में भी सही आया। लेकिन पुराना वाला अभी भी सीरीज में गलत है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे देखिए बात की जा रही है आप एक आयत की, ठीक। ये जैसा आपका सीरीज है इसी तरीके से ये 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से 17 और 7 सेंटीमीटर का एक आयत है, एक आयत जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वह 7 सेंटीमीटर है। इस तरीके से इस आयत का बोल रहा है कि इस आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आपको आयतन बताना है। अब देखिए ये इसी तरीके से है, ये आपका सीरीज। अब इसकी चौड़ाई क्या है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब इसको अगर हम चौड़ाई के परितः घुमाते हैं तो कैसे घुमाएंगे, इसको हम फिक्स कर देंगे, ये इसको हम फिक्स कर देंगे यहां पे, ठीक। ऐसे हमने फिक्स कर दिया और देखिए घुमा रहे हैं, तो ये बेलन का रूप लेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये बेलन का रूप इस तरीके से ले लेगा, ठीक है, और उधर जाएगा तो इस तरीके से ये आपका बेलन बनेगा, ठीक। ये आपका तो ये आपका बेलन बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे बेलन आप देख पा रहे होंगे और इस बेलन की जो त्रिज्या होगी इसकी लंबाई और जो ऊंचाई होगी वो इसकी आयत की चौड़ाई होगी, ठीक है। देखिए लंबाई 17 सेंटीमीटर था और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर था। अब जब इसको घुमाया गया इस तरीके से, जब इस तरीके से इन्होंने घुमाया तो ये बेलन का रूप लिया। अब इस बेलन का ऊंचाई जो है वह 7 सेंटीमीटर में दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या है वह 17 सेंटीमीटर। अब आयतन आपको निकालना है। आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h, वैल्यूज पुट करिए। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या है आपकी 17 और 17 का स्क्वायर होगा तो 17 × 17 और h कितना है, 7 है। अब देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, 22 × 17 × 17,
तो यहाँ पे गुणा करेंगे 17 का गुणा 17 में, देखिए 17 सत्ते आपका 119 होता है और ये 119 का 9 लिख देंगे, हासिल लग जाएगा 11 और 17 का नाम 17 और 11 कितना हो जाएगा 28, 289 ये आ जाएगा आपका 17 का वर्ग। अब 289 में हम गुणा कर देंगे 22 से, 289 इंटू 22, तो 9 दूनी 18, 8 हासिल लगा 1 और ये 16 1 17 हासिल लगा 1 और दूनी 4 1 5 और फिर यही आ जाएगा 8 7 और 5, तो ये 8 और ये 15 हासिल लगा 1 और ये 12 1 13 और ये 6, 6358 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका सही सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है पूरा आपको विस्तृत, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये सॉल्यूशन जो पहले से देखिए 2023 वाला सॉल्यूशन आप देखेंगे तो वो लोगों ने सही कर लिया है, लेकिन इसको सही नहीं किया, तो ये आप सही कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो संख्या 46 है। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। अब एक बाग की बात की जा रही है, तो अब मान लेते हैं, ऐसे एज्यूम करिए कि अगर एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो 5 पंक्तियां भी होंगी। तो इसी तरीके से अगर हम माने कि एक पंक्ति में x पेड़ लगे हैं तो x पंक्तियां भी होंगी और पेड़ों की संख्या क्या होगी, पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा एक पंक्ति में पेड़ और गुणे पंक्तियों की संख्या, तो x गुणे x यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा और पेड़ों की संख्या हमको दी गई है 2304, तो यहां से लिख देंगे 2304 और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, पंक्तियों की संख्या निकालनी है, यानी x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2304। अब 2304 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, 2304 का वर्गमूल निकालेंगे, आगे एक लाइन ऊपर एक लाइन, इधर से पेयर बनाएंगे, तो ये पहला पेयर है 23, तो 4 से भाग जाएगा, 4 बार जाएगा तो ये 16 हो जाएगा और 4 जुड़ जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा और 16 जब घटेगा 23 में से तो कितना आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 704। अब 8 के बगल हमको 1 अगर बढ़ाएंगे तो एक बार गुणा होगा 81, 2 बढ़ाएंगे तो 2 बार गुणा होगा, तो हो जाएगा 164 और यहाँ पे हम कितनी बार बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हम देखिए 8 बार तक जा सकता है। 8 बार ले जाएंगे तो 8 × 64 के 4 हासिल लगा 6, फिर 8 × 64 और 6 70, तो पूरा पूरा देखिए यहाँ पे डिवाइड हो गया और हमको वर्गमूल यहाँ कितना मिल गया, ऊपर ये 48, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखा ये संख्या पूर्ण वर्ग है और इसका वर्गमूल कितना है 48, तो एक पंक्ति में जो पेड़ों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 48 पेड़। के बाद देखिए प्रश्न 47 है, tan 45 माइनस cot 30 प्लस 2 इंटू cos 30 माइनस sin 90 का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 45 होता है 1 माइनस cot 30, tan 30 का उल्टा tan 30 होता है 1/√3, तो हो जाएगा √3 प्लस 2 इंटू cos 30 होता है आपका, cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 90 1 होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 और -1 0 हो जाएगा और √3 प्लस 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो -√3 और प्लस √3 ये भी 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ से इसका जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 0। इसके बाद देखिए प्रश्न 48 है, cot 45 माइनस sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 प्लस sin 90 को हल कीजिए। अब यहाँ लिख लेते हैं, देखिए cot 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना। देखिए cot 45 tan 45 जो होता है वो 1 होता है, तो 1 को उल्टा करेंगे तो भी 1 आएगा। अब इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2
और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45, तो 1/√2 इसका भी मान होता है, तो इसका भी स्क्वायर, और प्लस साइन 90 कितना होता है 1 होता है। अब इसके बाद देखिए 1 और 1 ये हो जाएगा 2, और माइनस ये 1 का स्क्वायर 1√2 का स्क्वायर 2, और ये भी -1/2। अब इसके बाद देखिए 2 और ये आधा माइनस ये आधा माइनस कितना हो जाएगा, एक पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि मान कितना आ जाएगा 1। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, sec 30 डिग्री। तो sec 30 कितना होता है, cos 30 का उल्टा होगा। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम, चल रहे हैं -2 × cot 45 डिग्री 1 होता है, और फिर ये माइनस यहाँ पे है -4/√3 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू 1/2, और प्लस 2 इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए सॉल्व करिए, 2/√3 माइनस 2 का गुणा 1 में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 4 को काटिए तो -2/√3, और ये +2। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे 2/√3 है, और यहाँ पे -2/√3 है, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू जो आएगी वह आ जाएगी 0। के बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, sin 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस tan 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 60 1/2, cos 60 का भी मान होता है 1/2, और tan 45 1 होता है, तो आधा आधा 1 हो जाएगा और धन 1, ये कितना हो जाएगा 2, वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 50 यहाँ पे आपने देख लिया। तो प्रश्न संख्या 50 तक आपने देख लिया। आपके सीरीज में लगभग 66 प्रश्न दिए गए हैं, तो अगले क्लास में जो है हम बचे हुए प्रश्नों को कर लेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको प्रश्न संख्या 50 तक सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और यह क्लास आपको कैसी लगी, यह क्लास के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। इस क्लास को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से अपने सब्जेक्ट की जो है तैयारी कर पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि बेहतर ढंग से आप तैयारी करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। वहां पे आपको पूरा जो है रिसोर्स आपका 4th सेमेस्टर का सभी जो है मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अब इसी तरीके से सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी विषयों को आप यहाँ से यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक ऐसे बने रहिए, पढ़ते रहिए चैनल पे। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछते रहिए, नंबर दिया गया है, नंबर पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।